डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं प्लस टू का सेकंड यूनिट जिसका नाम है सोल्यूशन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन मिक्सचर की एक टाइप होती है। जैसा कि आपने सुना है कि मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वही सोल्यूशन होते हैं। जैसे कि होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, जैसे शुगर इन वाटर। शुगर अगर पूरी तरह से उसमें वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है तो वो बन जाता है एक होमोजीनियस मिक्सचर और वही होता है सोल्यूशन। अगर आप सैंड एंड साल्ट लेते हैं या सैंड एंड वाटर लेते हैं तो वो उसमें मिक्स नहीं होती है और वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, तो वो सोल्यूशन नहीं होता है। तो मिक्सचर की जो एक टाइप है होमोजीनियस मिक्सचर, वही सोल्यूशन होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। जैसे ये वाटर है और इसमें आपने डाला है कुछ शुगर, कोई भी सॉल्यूट, तो वो शुगर जो है दैट इज़ सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में है, और जो लार्ज क्वांटिटी में है दैट इज़ कॉल्ड एज सॉल्वेंट। तो उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। तो ये एक मिक्स जब हो जाती हैं तो इसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन सॉल्यूशन के लिए ये ज़रूरी है कि दो जो कंपोनेंट हैं, जैसे इसमें एक शुगर है, एक वाटर है, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट, तो वो दोनों कंपोनेंट केमिकली नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, मतलब उनकी कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आप वाटर के बारे में बात करते हैं कि इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है, क्योंकि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बना है, केमिकल चेंज से बना है। तो इट इज़ नॉट ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट इज़ ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्या होना चाहिए कि एक मिक्सचर होना चाहिए केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का, मतलब कि आपस में उनकी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, और सॉल्यूट जो है उसमें पूरी तरह से डिज़ोल्व होना चाहिए, मतलब घुल जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको उसकी जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन का मतलब है कि उसकी क्वांटिटी की बात करते हैं। अगर सपोज़ आप 5 ग्राम शुगर जो है दैट यू टेक इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो उसमें आप डिज़ोल्व करेंगे तो वो सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अगर आप उल्टा कर देते हैं कि 100 ग्राम शुगर ले लेते हैं और 5 ग्राम वाटर ले लेते हैं, तो वो उस कंपोजिशन पे वो मिक्सचर जो है होमोजीनियस नहीं होगा और वो सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी कंपोजिशन को आप एक लिमिट तक वेरी कर सकते हैं। वेरी मतलब कि चेंज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या हुई कि वो दो केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, हेट्रोजीनियस नहीं, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। और वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग तो होगा ही होगा, और उसकी कंपोजिशन को एक लिमिट तक हम वेरी कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं, ए सोल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर chemically non-reacting substances whose composition can be varied within a certain limit। तो ये इसकी डेफिनेशन है सोल्यूशन की। आप दोबारा इसको समझिए। ए सोल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन ए सर्टेन लिमिट। तो जिस एक लिमिट तक हम उसकी कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये होगी सोल्यूशन की डेफिनेशन। और ये आपको पता ही है कि जो लार्ज एक्सटेंट में प्रेजेंट हो, जो क्वांटिटी लार्ज है, जैसे वाटर ज़्यादा है तो दैट इज़ कॉल्ड एज सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड एज सॉल्यूट। सॉल्यूट इज़ दैट विच डिज़ोल्व्स, जो घुलता है, एंड सॉल्वेंट इज़ दैट इन विच डिसोल्यूशन टेक प्लेस, जिसके अंदर वो डिसोल्यूशन होती है। तो इस तरह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ये सब क्या हैं, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप सॉल्यूशन के अंदर ओनली 2 कंपोनेंट ही लेते हैं, जैसे एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर उसमें 3 कंपोनेंट हैं, जैसे शुगर है, सॉल्ट भी है, वाटर भी है, तो ऐसे को बोलेंगे हम टर्नरी सॉल्यूशन। और बाई चांस अगर 4 कंपोनेंट हैं तो ऐसे वाले को बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो इस तरह के सॉल्यूशन होते हैं। अगर सॉल्यूशन वाटर में हो, जैसा कि अक्सर होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट कोई और लिया है, मतलब वाटर नहीं है, कोई अल्कोहल वगैरह है, तो उस तरह के सॉल्यूशन को बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो सो मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो जनरली हम जो इस चैप्टर में स्टडी करेंगे वो बाइनरी सॉल्यूशन ही होंगे, जिसमें एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूट सॉलिड ही हो
और सॉल्वेंट लिक्विड ही हो। सॉल्यूट जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है, और सॉल्वेंट भी सॉलिड, लिक्विड और गैस वो भी कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से सॉलिड एंड सॉलिड हो सकता है, सॉलिड एंड लिक्विड हो सकता है, सॉलिड एंड गैस हो सकता है, और आगे लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड लिक्विड और लिक्विड एंड गैस। इसी तरह से गैस का भी मतलब 3 ये करेंगे तो 9 टाइप के सोल्यूशन बन जाएंगे। तो वो किस किस टाइप के क्या सोल्यूशन होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हैं, ये हम आगे एक टेबल में देखते हैं कि सोल्यूशन की कितनी वैरायटी है। तो आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के जो टाइप्स हैं, जैसे फर्स्ट है सॉलिड, सॉल्यूट और सॉलिड ही सॉल्वेंट। तो इसको बोलेंगे सॉलिड एंड सॉलिड। इसके एग्जांपल अलॉयज़ हैं, जैसे ब्रास होता है, ब्रॉन्ज होता है, तो ये सब इसके एग्जांपल हैं। और सेकंड नंबर पे देखते हैं कि जो लिक्विड है सॉल्यूट, उसको सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर अगर डिसोल्व किया है, मतलब सॉलिड ज़्यादा है लिक्विड कम है, तो इसको लिक्विड एंड सॉलिड बोलते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हाइड्रेटेड सॉल्ट, जैसे कॉपर सल्फेट और उसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल लगे होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल जो हैं वाटर के, वो उसको हाइड्रेट करते हैं। तो इस तरह का जो एग्जांपल होगा वो होगा लिक्विड इन सॉलिड। तो थर्ड नंबर पे देखते हैं गैस इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड कुछ मिनरल्स में कुछ गैसेस डिसॉल्व होती हैं, तो वो इस टाइप का एग्जांपल हो जाएगा। और आगे फोर्थ नंबर पे है सॉलिड इन लिक्विड। तो ये तो आपको पता ही है, जैसे कि शुगर इन वाटर होता है। और फिफ्थ नंबर पे जो लिक्विड इन लिक्विड है, जैसे अल्कोहल इन वाटर, तो ये 2 मिसिबल लिक्विड होने चाहिए, मतलब कि वो आपस में मिक्स हो जाने चाहिए ठीक से। जो इमिसिबल होते हैं, जो मिक्स नहीं होते, तो वो इसका एग्जाम्पल नहीं हो पाएगा। और 6 नंबर पे गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड तो जैसे कि ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, एरिएटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक इसको बोलते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और आगे जो एग्जांपल है सॉलिड इन गैस का, कैम्फर इन एयर। कैम्फर जैसे कपूर होता है जो एयर में प्रेजेंट होता है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी सब्लिमेशन हो जाती है, तो वो एयर में अगर प्रेजेंट है तो वो इस टाइप का एग्जांपल हो जाएगा, वो सॉलिड स्टेट में होता है। और आगे लिक्विड इन गैस है। लिक्विड इन गैस जो है वो दैट इज़ मॉइस्चर इन एयर। एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉइस्चर होता है, तो वो इस टाइप का एग्जांपल हो जाएगा। और 9th नंबर पे गैस इन गैस। तो एयर इज़ ऑलरेडी ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर हैं सभी। तो इस तरह से आपको ये सभी एग्जांपल लर्न करने हैं। तो आगे देखते हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है तो वो कम है या ज़्यादा है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इसको हम किसी यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, परसेंटेज, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह, तो वो हम सब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है इस केस में परसेंट, मतलब कि परसेंटेज। तो परसेंटेज जो है सबको पता ही है कि वो 100 में कैलकुलेट करते हैं। तो वो कैसे होती है, तो एक तो होती है परसेंट बाई मास। परसेंट बाई मास जो है दैट इज़ आल्सो नोन एज मास परसेंटेज। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम दैट इज़ प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम में सॉल्यूट कितने ग्राम है, तो वो उसकी परसेंटेज हो जाएगी बाई मास। बाई मास का मतलब है कि ये सॉल्यूशन भी हमने मास लिया है, उसका वेट ले रखा है। तो इस तरह से अगर आपको कोई एग्जांपल देते हैं कि अगर आप ये मान लीजिए कि 5 ग्राम जो शुगर है दैट इज़ डिसॉल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसकी परसेंटेज कैसे निकलेगी, तो 45 जो है सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है, तो आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो टोटल सॉल्यूशन जो हो गया है वो 50 ग्राम हो गया, तो उसमें सॉल्यूट कितना है 5, तो 5 में 50 में 5 है तो 100 में कितना, तो ऐसे करके आप निकाल लेंगे उसकी परसेंटेज। तो ये मास परसेंटेज है। तो एक और होती है परसेंट बाई वॉल्यूम। परसेंट बाई वॉल्यूम जो होती है उसमें सॉल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम लिया जाता है। यहाँ पे ग्राम नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, मिलीलीटर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा ये देखना है, तो इसको हम वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं। तो अगर ये सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है और सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है। अगर सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में है जैसे कि शुगर है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम दैट इज़ प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन।
कितने सॉल्यूट कितने ग्राम अगर 100 ml में डिज़ोल्व किया है तो वो उसकी परसेंट बाई वॉल्यूम हो जाएगी अगर सॉल्यूट सॉलिड है। तो इसको हम इस तरह से वेट बाई वॉल्यूम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से उसको आप वेट बाई वेट इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते थे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही अमाउंट उसमें वेट में दी है, सॉल्वेंट की जगह हमें लेना है सोल्यूशन। तो टोटल सोल्यूशन सॉल्यूट मिला के इतना होना चाहिए, तो ये वेट बाई वॉल्यूम हो जाता है। अगर बाई चांस सॉल्यूट जो है वो लिक्विड है तो सॉल्यूट भी हम लेंगे मिलीलीटर में ही। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर दैट इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। टोटल सोल्यूशन जो है वो 100 मिलीलीटर होना चाहिए। तो ये जो है दोनों चीज़ें क्योंकि हमने वॉल्यूम में ली हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो परसेंटेज होती है ये बाई मास भी होती है, बाई वॉल्यूम भी होती है। बाई मास में तो यही है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम दैट इज़ प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। और परसेंट बाई वॉल्यूम में ये दो केसेस आ जाएंगे कि सॉल्यूट अगर सॉलिड है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम दैट इज़ प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अगर सॉल्यूट बाई चांस लिक्विड है तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर दैट इज़ प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ये डेफिनेशन थी परसेंटेज की। तो अभी आगे करते हैं दूसरी डेफिनेशन। तो नेक्स्ट डेफिनेशन कर लेते हैं स्ट्रेंथ। तो सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ जो होती है दैट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर, मतलब वो लीटर में लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम दैट इज़ प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml। तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि 4 ग्राम जो शुगर है दैट इज़ प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन, तो इसकी स्ट्रेंथ निकालिए। तो आप निकालिए इसको बहुत जल्दी कि 4 ग्राम शुगर 250 ml ऑफ सोल्यूशन में है तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी बनेगी। देखिए 250 में अगर 4 है, 250 में अगर 4 है तो 1000 ml में कितनी, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करके ये 16 जो है ग्राम पर लीटर में आ जाती है। तो इसको ग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। ग्राम पर लीटर ऐसे भी लिख लेते हैं, या ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब भी, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब और ये लीटर जो है ये एक ही बात होती है। तो इस तरह से ये हम स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम दैट इज़ प्रेजेंट इन 1 लीटर मीन्स 1000 ml ऑफ द सोल्यूशन। तो आपको 1000 में निकालना है। यहाँ पर जो आप परसेंटेज कैलकुलेट करते थे वो 100 में करते थे और ये आप करेंगे 1000 में। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे स्ट्रेंथ। तो इससे पहले कि हम अगली डेफिनेशन करें जो मोलैरिटी की है, उसके लिए आपको एक चीज़ समझनी होती है कि व्हाट इज़ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो होता है गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। तो किसी सब्सटेंस के अगर मोल निकालने हैं तो उसके मास को उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल। गिवन मास या उसका वेट जो भी है उसको आप मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कीजिए तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपसे पूछते हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर कितना होता है, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो इसका मतलब 18 ग्राम हुए 1 मोल। अगर आपसे कोई पूछे कि 36 ग्राम ऑफ वाटर कितना होगा, तो आपका आंसर होगा इसका डबल मीन्स क्या होगा 2 मोल्स। तो ये 2 कैसे आया है, वही तो आया है इस फार्मूले से। तो गिवन मास था आपके पास 36 ग्राम और उसका मॉलिक्यूलर मास था, उसी के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। तो जो अगली डेफिनेशन हमारी मोलैरिटी की करने वाली है तो उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं लेते, नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं सॉल्यूट के जो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स बनाने के लिए आपको उसके मास को उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है मोलैरिटी। तो व्हाट इज़ मोलैरिटी? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन जो होता है वो 1 लीटर में होता है और इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैरिटी क्या हुई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन अगर मान लीजिए 3 लीटर है तो आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो पर लीटर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं, यहाँ पर इसकी एक और डेफिनेशन भी होती है कि जो स्ट्रेंथ होती है ग्राम पर लीटर में, उसको अगर आप मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें तो ये भी आ जाती है मोलैरिटी, क्योंकि ग्राम पर लीटर है। ग्राम को अगर मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करें तो आपको पता है कि वो नंबर ऑफ मोल्स बन जाते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन यही तो होती है मोलैरिटी। तो इस तरह से आप मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए आपको पहले तो चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर से आप डिवाइड करेंगे तो मोलैरिटी बन जाएगी। तो इसको न्यूमेरिकल में किस तरह से ईजिली कर सकते हैं वो देख लेते हैं। मोलैरिटी जो कैपिटल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लेंगे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ग्राम में लेंगे, और डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ सॉल्यूट को अगर हम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं तो वो बन जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को आपको डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम जो है अक्सर दिया होता है मिलीलीटर में, और मिलीलीटर के लीटर बनाने के लिए आपको करना पड़ता है 1000 से इसको डिवाइड, जो कि हम ले लेते हैं ऊपर। तो न्यूमेरिकल्स में आप बस इस तरह से फार्मूला याद रखिए, x अपॉन मॉलिक्यूलर मास और v इंटू 1000। तो इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजोल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मोलैरिटी निकालिए, इसका मोलैरिटी निकालिए, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजोल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका ये x कितना है 4.9, और मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो H2SO4 का आपको कैलकुलेट कर लेना है, वो आएगा 98, और वो डिज़ोल्व किया है 500 मिलीलीटर में। ये मिलीलीटर की जगह पे कभी कभी लिखा होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात है। ऐसे ही मैंने बताया था कि लीटर और डेसीमीटर क्यूब भी एक ही बात है। तो यहाँ पर आया ये 1000, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा, और यहाँ पे लगा देना m। तो m जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी आपको समझ में आ गई होगी, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऐसे बनेंगे, और वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है तो उसको यहाँ 1000 लगा के लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बाई चांस किसी न्यूमेरिकल में वॉल्यूम ऑलरेडी लीटर में दिया है तो आपको 1000 नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। तो अगली डेफिनेशन जो हमारी है वो है नॉर्मेलिटी की, तो वो मोलैरिटी से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जैसे मोलैरिटी में ये मोलैरिटी वाला ही पहले का लिखा पड़ा है, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, अगर आप नॉर्मेलिटी निकालते हैं तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से आप डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बनाने के लिए मॉलिक्यूलर मास की बजाय आप ले लेंगे इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास से अक्सर डिफरेंट होता है किसी केस में, तो वो आपको आगे समझना है। तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, ये हम नॉर्मेलिटी आपको करा रहे हैं। नॉर्मेलिटी जो होगी वो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और डिवाइड करेंगे हम किससे, इक्विवेलेंट मास से, और आगे वही रहेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आप लेंगे इक्विवेलेंट मास, तो ये x अपॉन इक्विवेलेंट मास, इससे आपके बन जाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो लीटर में लेना है, मतलब अगर मिलीलीटर में दिया है तो उसके लिए आपको यहाँ पे 1000 लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसी सॉल्यूशन की आपको नॉर्मेलिटी निकालने के लिए कहूँ कि 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 500 ml सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया है, तो उसकी नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करिए। तो आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जो पिछली बार लिया था उसकी जगह पे हमें लेना पड़ेगा इक्विवेलेंट मास। और आपको याद रखना है कि H2SO4 का इक्विवेलेंट मास होता है 49। तो ये 49 कैसे है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और इस केस में आपका ये हो जाता है 0.2। तो अगर इक्विवेलेंट मास
H2SO4 का आपको याद है मॉलिक्यूलर मास था 98 और इक्विवेलेंट मास जो है वो 98/249 है। अगर इक्विवेलेंट मास किसी सॉल्यूट के केस में हाफ है तो नॉर्मेलिटी जो है वो मोलैरिटी से डबल हो जाती है। पहले ये 0.1 आई थी मोलैरिटी और अब ये नॉर्मेलिटी जो आई है वो कितनी आई है 0.2। तो ऐसा क्यों है ये हम आगे समझेंगे। तो आपको नॉर्मेलिटी समझ में आ गई होगी। इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। बस ये समझना रह गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड इक्विवेलेंट मास। तो देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं एसिड्स की बात करता हूँ तो जैसे HCl है तो इसका जो 35.5 होता है Cl का और इसका 1, तो ये 36.5 जो है इसका क्या है मॉलिक्यूलर मास है। और क्योंकि ये एसिड एक ही H पॉजिटिव देता है एक्वस सॉल्यूशन में तो इसका हम 1 से डिवाइड करते हैं तो ये उसका हो जाता है इक्विवेलेंट मास। तो इस केस में मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास तो सेम ही है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो कहाँ है H2SO4 में। H2SO4 में अगर आप ये H का 2 एक H का 1 होता है तो 2 सल्फ़र का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 है, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये सारा मिला जुला के आ जाएगा 98। तो ये उसका क्या है मॉलिक्यूलर मास। और ये एक्वस सॉल्यूशन में देता है 2H, तो उस 2 से डिवाइड करना है। तो अगर हम एसिड्स की बात कर रहे हैं तो ये 2 उसकी होती है बेसिसिटी। तो जो भी मॉलिक्यूलर मास होता है उस एसिड के केस में आप उसकी बेसिसिटी से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है उसका इक्विवेलेंट मास। इस तरह से अगर आप H3PO4 करेंगे तो उसकी बेसिसिटी जो होगी वो 3 होगी। तो मीन्स कि अगर मॉलिक्यूलर मास को एसिड का बेसिसिटी से डिवाइड करते हैं तो वो उसका इक्विवेलेंट मास आ जाता है। तो कभी कभी तो मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम ही होते हैं लेकिन कभी कभी डिफरेंट होते हैं। तो इस केस में तो डिफरेंट है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का केस आप जरूर ध्यान रखें कि मॉलिक्यूलर मास 98 और इक्विवेलेंट मास इसका है 49। एक आपको उसका भी याद रखना है ऑक्सैलिक एसिड का। तो जो ऑक्सैलिक एसिड होता है वो ऐसे उसका फार्मूला होता है 2 वाटर उसके साथ अटैच होते हैं। उसका जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे कैलकुलेट करके तो वो आ जाएगा 126 और वो ये वाले 2H देगा। ये वाटर वाले आपको कैलकुलेट नहीं करने हैं तो ये उसका डिवाइड करके आ जाएगा 63 उसका इक्विवेलेंट मास। तो उस केस में भी ये डिफरेंट है। ये सारा मैंने एसिड्स के केस में बताया है। अगर आप बेस की बात करते हैं, बेस का एसिडिटी होती है तो जितने वो एक्वस सॉल्यूशन में देता है OH, तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 40 और इसको क्योंकि ये एक ही OH देता है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास तो सेम ही है। अगर आप कोई और बेस लेते हैं जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो इस केस में आपको करना पड़ेगा 2 से डिवाइड, क्योंकि इस बेस की एसिडिटी 2 है तो उस तरह से इसका इक्विवेलेंट मास आ पाएगा। अगर कोई सब्सटेंस ना एसिड है ना बेस है, हो सकता है वो साल्ट हो, तो जैसे साल्ट है NaCl, तो इसका जो पॉजिटिव वैलेंसी से आप डिवाइड करके आप इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। अगर आपके पास साल्ट कोई दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो क्लोराइड तो 1 नेगेटिव होता है लेकिन Mg जो होता है वो 2 पॉजिटिव होता है, तो उस केस में 2 से डिवाइड करेंगे। अगर एल्युमिनियम का केस है तो एल्युमिनियम की जो पॉजिटिव वैलेंसी है उसकी वो 3 होती है, तो उस केस में 3 से डिवाइड करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास डिफरेंट है, तभी आपको मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी।